गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज स्नेहा वर्मा आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो में आ चुकी हूँ। आज यहाँ पर हमारे पास में क्लास 12 का चैप्टर है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखते हैं, अल्पतम विचलन कोण, आपने नाम सुना होगा, डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या होता है भाई, इसी नियम में या फिर इसी डेरिवेशन में हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि स्नेल का नियम यानी कि n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर होता है। तो इसको प्रिज्म के फॉर्म में कैसे लिखे, मतलब अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म का कोड सबको मिला करके इस क्वांटिटी को कैसे चेंज किया जाए, उसके फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए मैं उसी डेरिवेशन की यहाँ पर बात करने वाली हूँ और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे की ओर हमारे पास में ये प्रिज्म होता है, इस तरीके से कुछ हमने बनाकर रखा हुआ है। अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने का सिंपल सा ट्रिक है। देखो, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इस तरीके से ट्रायंगल बना लेंगे। बच्चों दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल हमने बना लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, मतलब इस तरीके से नेक्स्ट ट्रायंगल भी बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके दो साइडों को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से दो साइड को आपस में मिला दिया, ये मिल गया और ये मिल गया। इस तरीके से हमारे पास में ये क्या होता है, प्रिज्म बनकर तैयार हो गया है ना, हमारे समझने वाला प्रिज्म। ओके, अब इसमें हमको क्या समझना है बच्चों, हमें ये समझना है कि प्रिज्म का आधार क्या होता है। तो बेस ऑफ जो प्रिज्म होता है बच्चों, ये जो नीचे का एरिया होता है जिसके बल पर प्रिज्म हमारा धरती पर रखा हुआ है, ये जो साइड होता है इसी को हम बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का आधार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है बेस ऑफ प्रिज्म। और दूसरा प्रिज्म का एंगल क्या होता है, तो आप जानते हैं प्रिज्म हमारे पास में एक त्रिकोण आकृति के समान होता है ना, कांच का टुकड़ा होता है जो कि 3 फलकों को मिला करके बनाया जाता है। तो ये वाले फलक होते हैं, उनके बीच में यानी किन्हीं भी 2 फलकों के बीच का जो कोण होता है इसी को हम प्रिज्म कोण कहते हैं और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास में प्रिज्म का कोण और इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। जैसे हमारे पास में वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, वैसे ही प्रिज्म का भी कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। तो हम मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक हमारे पास में n हो सकता है या म्यू हो सकता है। चलिए म्यू मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, व्हाट इज अल्पतम विचलन कोण, यानी अल्पतम विचलन कोण क्या होता है या विचलन कोण क्या होता है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में प्रिज्म है जो कि हमें आगे से दिख रहा है और पीछे की ओर भी ये रखा हुआ है। इस प्रिज्म मतलब ये क्या है बच्चों, हमारे पास में ये प्रिज्म दे रखा है। ओके, समझ में आता है हमें। अब हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में आपतित यानी इंसिडेंट रे है जो कि आकर के इस प्रिज्म पर पड़ती है, इस तरीके से प्रिज्म के पृष्ठ पर। अब हम क्या करते हैं, प्रिज्म के पृष्ठ पर एक लंबवत लाइन खींचते हैं। अब लंबवत का मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में ये तल है और जो ये लाइन हमने खींची है, इसके बीच में जो बना हुआ एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। कहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा मेरे पास में 90 डिग्री का एंगल, ये क्योंकि इसके लंबवत लाइन होती है। ओके, अब देखो हमारे पास में आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है भाई साहब, जब हमारे पास में प्रकाश की किरण सघन से विरल है ना, बाहर कौन सा माध्यम है हमारे पास में, बाहर एयर है और इधर भी एयर ही है और अंदर ये क्या रखा हुआ है बच्चों, ये कांच रखा हुआ है, मतलब हमारे पास में प्रिज्म रखा हुआ है। ओके, अब देखो, अब हम जानते हैं कांच हमारे पास में सघन होता है और अब वायु हमारे पास में विरल होती है। कांच कैसा होता है, सघन यानी कि डेंसर होता है, तो ये हमारे पास में सघन होता है और वो हमारे पास में विरल होती है वायु। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसे तो इस प्रकाश की किरण को निकलना चाहिए था, ऐसे झुरझुर 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 चली जाना चाहिए था इसको, ठीक है, ऐसे भाग जाना चाहिए था। लेकिन प्रिज्म का फलक पड़ जाने की वजह से क्या होगी, ये प्रकाश की किरण हमारे पास में इसका माध्यम चेंज हो गया, विरल से सघन में आ गई। इसका मतलब ये अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी, तो प्रकाश की किरण का रास्ता कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो ये होता है हमारे पास में आपतित किरण और दूसरा हमने क्या खींचा था इस पे बच्चों, ये वाला अभिलंब है, यानी कि सतह पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो अभिलंब और आपतित किरण यानी आने वाली किरण के बीच में जो बना हुआ कोण होता है वो आपतन कोण होता है ना, हमें पता है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जाने वाली किरण यानी अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, जिसको हम R1 से यहाँ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब जब हमारी
प्रकाश की किरण इस वाले तल पर आती है तो होगा क्या कि इस वाले तल पर भी हमारे पास में अगर ये कांच का टुकड़ा नहीं होती तो प्रकाश की किरण ऐसे निकलते हुए यानी भागते हुए चली जाती। बट आई नो क्या हुआ, प्रकाश का टुकड़ा आने की वजह से यहाँ पे भी कुछ तो होगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सरफेस पे क्या डालेंगे, लंब डाला हमने इस तरीके से। अब मुझे पता है अंदर कैसा माध्यम है सघन, बाहर कैसी है वायु यानी विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हटने का काम करेगी। वरना तो ऐसे प्रकाश की किरण जाती लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, इस वजह से क्या होगा, नीचे की ओर झुक जाएगी। ये रही हमारे प्रकाश की किरण। इसको हम कौन सी प्रकाश की किरण कहते हैं बेटा, निर्गत किरण बोलते हैं इसको। ये कौन सी किरण होती है, ये हमारे पास में निर्गत किरण होती है। और ये जो आने वाली किरण होती है, आकर आपतित होती है, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ओके, अब हम जानते हैं निर्गत किरण और अपवर्तन। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, हमारे पास में निर्गत कोण कहलाएगा। तो ये वाला जो कोण होता है हमारे पास में, ये ई होता है। और ये वाला जो हमारे पास में एंगल होता है वो कितना होता है, R2 होता है। हमारे पास में होता है ये निर्गत कोण, है ना। तो हम जान गए यहाँ पर हमें आपतित कोण प्राप्त हुआ। ये हमारे पास में अपवर्तित कोण होता है, ये भी एक प्रकार का अपवर्तित, और ये वाला होता है प्रकाश की निर्गत किरण, है ना, निर्गत किरण होता है। अब हमारे पास में अल्पतम विचलन कोण कहाँ पर बनता है, तो देखिए बेटा ये होती है आपतित किरण और ये होती है निर्गित किरण। यानी कि आपतित किरण से निर्गित किरण जितना विचलित हो जाती है, जितने अंश झुक जाती है, जितने कोण वो झुक जाती है नीचे, वही उनके बीच, दोनों रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण ही हमारे पास में क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपतित किरण जाती, अगर ये प्रिज्म नहीं आ रहा होता तो अगर हम निर्गत किरण की बात करें तो निर्गत किरण हमारे पास में इस तरीके से पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे मिलती है और इनके बीच में बना हुआ कोण ही क्या कहलाता है, अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। तो जो ये वाला कोण होता है, इस कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा बोलते हैं। यही होता है हमारे पास में विचलन कोण। ओके, और इस एक विशेष कंडीशन होता है जहाँ पर ये हो जाता है अल्पतम विचलन कोण, आगे की वीडियो में अभी मैं बताऊंगी आपको। ओके, तो ये होता है हमारे पास में विचलन कोण। और ये वाला जो एंगल होता है हमें पता है ये प्रिज्म का एंगल है, यानी कि इसका मान कितना होता है बच्चों, ए होता है। देखिए इस डेरिवेशन का मेन मतलब क्या है कि हम लोग इसका डेरिवेशन में क्या करेंगे, हमें पता है स्नेल का नियम क्या कहता है हमसे। स्नेल के नियम में हमें ये बताया जाता है कि बच्चों जो हमारे पास में n होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर होता है। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर होता है, यानी कि हमें आई की वैल्यू निकालनी होगी और आर की वैल्यू निकालनी है और इस फंक्शन में डाल देनी है दोनों की वैल्यू। तो फिर हमें इस फिगर की सहायता से आई और आर की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस डेरिवेशन का मेन मतलब यही है कि आई और आर की वैल्यू निकाल के लाओ और इसमें डाल दो और डेरिवेशन हो गया। ओके, तो चलिए नीचे चलते हैं, हम डेरिवेशन करते हैं। जो अब इसमें हम सॉल्यूशन कैसे लिखें, किस तरीके से एंगल्स में रिलेशन दिखाना स्टार्ट करें। तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल हमारे पास में क्या है, आई है। मतलब ये वाली आपतित रेखा और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण हमारे पास में आपतन कोण है। और आपको दिख रहा है आपतित किरण हमारे पास में इस तरीके से चली गई है और जो हमारे पास में अभिलंब है वो इस तरीके से है। दोनों को अगर हम कंपैरिजन करने बैठ जाएँ तो बेटा ये एक तिर्यक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। और हम जानते हैं जब कोई लाइन हमारे पास में तिर्यक रेखा होती है तो उसके बीच में जो बने हुए आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई लाइन हमारे पास में इस तरीके से क्रॉस करती है तो जितना कोण ये वाला होता है उतना ही कोण ये वाला होता है, और जितना एंगल हमारे पास में ये वाला होता है उतना ही एंगल हमारे पास में ये वाला होता है। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो रियल लाइन है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि ये वाला जो पूरा पूरा एंगल है, कौन सा बच्चों, जो ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ तक का जो पूरा एंगल है ये हमारे पास में आई है। इस साइड में भी सेम ही समझ में आता है कि ये वाली लाइन हमारे पास में इधर है, हमारे पास में अभिलंब है और ये वाली निर्गत किरण है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण हमारे पास में ई है और इसी को तिर्यक रेखा काटती हुई सीधी सीधी लाइन गई, ये अभिलंब की लाइन गई और इसके बीच में पूरा बना हुआ कोण कितना होगा, ई हो जाएगा। ओके, तो हमें ये चीज़ समझ में आता है। अब हम लोग क्या देखते हैं भाई, हम ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल कौन सा, एफ डी और एम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल त्रिभुज एफ डी एम में।
आप इसमें बात करते हैं, हम लोग कैसे बात करेंगे। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अगर हम तीनों कोणों को का योगफल कर लेते हैं तो वो 180 अंश होता है। तो आप मुझे इसके तीनों कोणों का योगफल बता दीजिए, तीनों कोण बता दीजिए। आप मुझे बताइए ये वाला कोण कितना हो जाएगा इस त्रिभुज का, ये वाला सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ से उड़ के यहाँ तक आएंगे, यहाँ से उड़ के यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा। आपको पता है पूरा कोण हमारे पास में आई है, तो इतना कोण अगर आर है तो इतना कोण कितना होगा बेटा, घटा देंगे, है ना। आई माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, इतना एंगल हो जाएगा अंदर वाला। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल करके ड्रॉ कर ले यहाँ पर, तो ड्रॉ करने का काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलम करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, ये पॉइंट हमारे पास में डी होता है, ये पॉइंट हमारे पास में एफ होता है, ये पॉइंट हमारे पास में एम होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास में आई माइनस आर होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होगा, वो भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमें दिख रहा है पूरा जो एंगल है ये वाला एंगल हमारे पास में कितना दिख रहा है बच्चों, ये वाला एंगल हमारे पास में टोटल ई है और इतना R2 है, तो इतना एंगल कितना होगा, इतना एंगल हमारे पास में E माइनस R2 हो जाएगा। तो ये एंगल भी हम समझ लेते हैं E माइनस R2 होगा, और ये I माइनस R1 था। अब ऊपर वाला एंगल कैसे निकाले, तो आपको दिख रहा होगा ये एक पूरी सीधी सीधी लाइन है और जिसका इतना एंगल डेल्टा है। तो बेटा इधर का एंगल कितना होगा, हमें पता है अगर कोई एक लाइन होती है तो उसका इतना एंगल कितने अंश का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसमें भी होगा हमारे पास में 180 डिग्री का, तो पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, तो डेल्टा निकल गया, तो 180 माइनस डेल्टा यहाँ पर बच जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में, 180 माइनस डेल्टा बच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से फिगर हमने बना लिया। अब इस कोड को हम क्या करेंगे, अलग से निकाल करके सॉल्व कर लेंगे नीचे। देखिए बेटा यहाँ पर हम इसको फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसके सारे कोडों को का योगफल कर लेंगे यहाँ पर। तो सारे कोडों का योगफल फटाफट करें, 180 सबको लिख लेंगे फटाफट, दैट इज़ 180 माइनस डेल्टा एंड प्लस आई माइनस R1 एंड प्लस, दिख नहीं रहा है शायद, सो ये रहा हमारे पास में E माइनस R2, और कितना होगा तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। इस साइड में 180 है और इस साइड में 180 है, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद में ये डेल्टा है हमारे पास में, इस साइड में माइनस में हम उधर ले जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। और इस साइड में मुझे दिख रहा है ये हमारे पास में आई बचा और ये हमारे पास में ई बचा, और माइनस का क्या बचा, माइनस का क्या बचा यहाँ पर हमारे पास में, दैट इज़ माइनस R1, और माइनस का हमारे पास में R2 बच जाएगा। यानी कि हमारे पास में ये आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू। लेकिन अगर हमारे पास में अपवर्तनांक क्या रहता है, सेम रहता है, या फिर हमारे पास में एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज होता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, अगर हमारे पास में I इक्वल टू ई आपस में बराबर हैं और R1 इक्वल टू R2 आपस में बराबर हैं, इंटर लेवल के जो हमारे पास में डेरिवेशन होता है वो लगभग यही होता है। आगे हमारे पास में नीट या फिर जी में थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाकर दिए जाते हैं, तो उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बेसिक बात बता रही हूँ, अगर दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो कैसी कंडीशंस बनती है बच्चों यहाँ पर। तो आप यहाँ पर हमारे पास में जो कंडीशंस बनती है वो होती है डेल्टा इज इक्वल टू आई और ई आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों के स्थान पे आई आई लिख सकते हैं, तो आई आई कितने हो जाएंगे हमारे पास में 2i। और माइनस का अगर R1 और R2 आपस में बराबर है बच्चों, तो हमारे पास में हमें क्या समझ में आता है कि R1 और R2 को अगर हम मिलाकर लिखने बैठ जाएँ तो दैट इज़ माइनस का 2R1 R हो जाएगा। यानी डेल्टा इज इक्वल टू कॉमन लेने के बाद में हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू कॉमन लेने के बाद में डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा हमारे पास में I माइनस R। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाती है, डेल्टा की वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब हमें डेल्टा पता लग गया, लेकिन हमारा मकसद इस क्वेश्चन से डेल्टा निकालना नहीं बल्कि I और R निकालना है। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट फटाफट। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर लाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फिगर में जाएंगे और हमने देखा कि ये हम अगर पॉइंट सी है ना, ये हमारे पास में पॉइंट सी माना है मैंने इसको, तो पॉइंट सी और डी और इन दोनों रेखाओं को अगर हम आपस में मिला लेते हैं, इन रेखाओं को, और फिर एम, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ अपना प्यारा सा ई, और एफ, कौन कौन से पॉइंट हमारे पास में आ जाएंगे, सी डी ई एम।
अगर इन लोगों को ले लेते हैं और हम कैचअप करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास में एक चतुर्भुज बनना है, और हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब इन अलग अलग कोणों को निकाल करके अगर हम जोड़ दें तो हमें 360 मिल जाएगा। तो बच्चों हमें ये कोण तो पता है कि ए होता है, और क्या मुझे ये वाला भी कोण पता है कितना होता है? तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास में ये वाली लाइन होती है वो क्या है बच्चों? अभिलंब है। तो इसका मतलब इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। इधर भी हमारे पास में जो बना हुआ ये वाला कोण है ये क्या है? अभिलंब है इस पे। इसका मतलब ये वाला भी हमारे पास में 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन मुझे ये वाला कोण नहीं पता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला कोण कितना होगा? आपको दिख रहा होगा ये वाला एक अलग से ट्रायंगल बनना है। कौन सा? डी एम और ई। क्या बनना है बेटा? डी एम और ई एक अलग सा ट्रायंगल बनना है। अगर इस ट्रायंगल में हम पूरी बात करें तो तीनों कोण का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। इसका मतलब R1 + R2। और ये वाला कोण, इसका नाम हम चलो रख देते हैं कुछ ई टाइप में। तो सपोज दैट ये कोण ई है, तो ई कितना होगा? 180 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 180 - R1 - R2 हो जाएगा। तो अब चलिए हम तीनों कोणों का योगफल कर लेते हैं नीचे। यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? हमारे पास में सबसे पहले तो हम चतुर्भुज लिख लेते हैं कि यार हम कौन सा चतुर्भुज ले रहे हैं यहाँ पर। तो चतुर्भुज हमारे पास में है CDEM भी देखते हैं, और हमें पता है चारों कोणों का योगफल क्या होता है। लिख लीजिए यहाँ पर, चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? चारों कोणों को लिखेंगे। कौन कौन से कोण हमारे पास में आते हैं यहाँ पर? तो मुझे दिख रहा है सबसे पहला कोण हमारे पास में ए था। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है? अभिलंब तथा सपृष्ठ के बीच में बना हुआ कोण जो कि 90 डिग्री का कोण है। तो उसे लिख लेंगे, प्लस का 90 डिग्री कर देंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने 90 डिग्री कर दिया बच्चों। फिर उसके बाद में तीसरा कोण ये वाला आ जाता है। मैंने बताया है बच्चों ये वाला ट्रायंगल है एक हमारे पास में। ट्रायंगल यहाँ पर क्या बनना है? एक R1 बनना है। ट्रायंगल में हमारे पास में कौन कौन है? R1 है, R2 है, और 180 - R1 - R2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगी 180 - R1 + R2। और दूसरा कोण भी हमारे पास में 90 डिग्री है, और इनका जो योगफल होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें दिख रहा है ए एंड प्लस का 90 और 90 और 180 कितना हो गया बच्चों? जोड़ लीजिएगा अपने मन से। ये हो जाएगा टोटल 360 माइनस का R1 + R2, दैट इज़ R1 एंड प्लस का हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा 360। अब तो 360 क्या होता है? दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे हमारे पास में। तो ए इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? R1 + R2। अब हमें पता है हमारे पास में जो इंटर क्लास में डेरिवेशन है उसमें R1 इक्वल टू R2 है, यानी दोनों R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास में सेम है। अगर सेम है तो इसमें रख देंगे फटाक से। तो RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अगर A इक्वल टू बच्चों हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आती है? 2R आती है। तो हम आसानी से यहाँ पर R को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों R को कैसे निकालेंगे कैलकुलेट करके? तो फटाक से यहाँ से R निकालेंगे। R इज इक्वल टू हो जाएगा A/2। ओके, अब मुझे R की वैल्यू पता लग गई। अब मुझे I नहीं पता है, तो मैं I भी निकाल लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया था बच्चों? 2I - 2R। हम यहाँ पर R की वैल्यू डाल करके I की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 2I माइनस का 2, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? A/2। 2 से 2 हमारे पास में कट जाएगा, और इसको टोटली आंसर क्या आ जाएगा? 2I माइनस का A। अब हम यहाँ पर I को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? देखो क्वेश्चन फाइनली क्या बची? डेल्टा इज इक्वल टू 2I - A, या फिर I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A एंड बाई 2, है ना? कैसे किया? डायरेक्टली थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पर, आप एडजस्ट करिएगा। इसको नहीं समझ में आता मैं फिर से बता देती हूँ। ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो डेल्टा प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 2I। अब आपको दिख रहा होगा ये इसके गुणे में है, इसका मतलब I को अकेला छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि व्हाट इज़ दिस, ये लिखा हुआ है।
अब हमें आई का वैल्यू पता लग गया, आर का वैल्यू पता लग गया, तो क्या अब हम स्नेल के फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं बच्चों? स्नेल का फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। आई के स्थान पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई टू। दूसरी चीज़ हमें क्या समझ में आती है, आर के स्थान पे क्या लिखें, तो आर की वैल्यू जो भी आई है, देख लीजिए यहाँ पर कितना आया हुआ है, आर इक्वल टू हमारे पास में कहाँ चला गया? आर इक्वल टू था हमारे पास में ए बाई टू, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आर इक्वल टू कितना आया हुआ है बच्चों? यहाँ पर ए बाई टू आया हुआ है। फटाफट यहाँ पर वैल्यू इसकी डाल देंगे हम, एन इज इंटू ए बाई टू। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास में एन की वैल्यू, क्योंकि हमने अपने इस चैप्टर में क्या माना था, कांच को म्यू माना था उसका अपवर्तनांक, तो एन के स्थान पे म्यू डाल देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, साइन डेल्टा ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में ये अपवर्तनांक का बच्चों फॉर्मूला हो जाता है। यही हमारे पास में फाइनली अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकल कर आता है, जो कि हम प्रिज्म के अंग के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब अल्पतम विचलन फॉर्म, वह अल्पतम विचलन कोण आ गया और प्रिज्म का कोड आ गया, तो अल्पतम विचलन तथा प्रिज्म के कोड के फॉर्म में लिख देते हैं स्नेल के नियम को, मतलब आई और आर को हटा करके इन लोगों को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो, प्रिज्म अगर बहुत पतला हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो ए होगा वो नेग्लिजिबल होने लगेगा। इसका मतलब जो हमारे पास में ये वैल्यू लिखी हुई है वो बहुत छोटी हो जाएगी, और हमें पता है कि साइन जो होता है हमारे पास में बहुत छोटा होता है बच्चों। मुझे पता है कि साइन हमारे पास में छोटा होता है। छोटे का मतलब क्या है, साइन की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करें तो साइन बच्चों 90 पर ही मैक्सिमम होता है। अगर साइन 90 पर मैक्सिमम होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है बच्चों, वो 1 होती है इसकी वैल्यू। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब क्या है, ये अगर छोटा होने लगेगा तो इससे और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी साइन की वैल्यू। छोटा होते होते बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम कह देते हैं साइन को यहाँ से नेग्लिजिबल, अगर हमारे पास में लेंस बहुत पतला है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगर लेंस हमारे पास में क्या है बच्चों, बहुत पतला है। अब बहुत पतला का मतलब क्या है, आप एग्जाम में कैसे समझेंगे बेटा, एंगल आपको दिए रखा होगा 5 डिग्री 2 डिग्री ऐसे समथिंग, है ना। 5 डिग्री से छोटा ही होगा, 10 डिग्री, है ना। इस तरीके से अगर एंगल आपको दे रखा है तो इसका मतलब वो बहुत छोटा एंगल है, आप उसमें साइन नेग्लिजिबल कर सकते हो। ओके, तो साइन को यहाँ से हटा देंगे, साइन हटा देंगे मतलब साइन छोड़ दो, कितना आ जाएगा, डेल्टा प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बाई टू। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रियक गुणा कर देंगे। जैसे मैंने त्रियक गुणा किया, म्यू ए बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा प्लस ए बाई टू। अब हमें क्या निकालना होता है, अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्पतम विचलन कोण को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर ए बाई टू हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास में म्यू माइनस 1। तो बच्चों हमारे पास में बस यही फॉर्मूला निकल कर आ जाता है डेल्टा का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमारे एग्जाम में, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ये जो हमने कराकर आपको दिखाया हुआ है। और ये लगभग हमारे एग्जाम में अगर आता है इंटर बोर्ड में तो कम से कम 7-8 नंबर का आता है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और 2-3 बार अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसमें देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे पूछ सकते हैं बच्चों। मैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊँगी। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल अगर देख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। ओके।